नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भू कानून उल्लंघन के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई पर सीएम धामी ने कहा कि जिन प्रयोजनों के लिए जमीन खरीदी गई थी, उन प्रयोजनों में उसका इस्तेमाल न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की जानकारी मिलती थी। उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षा थी कि एक भू कानून लाया जाए, इसलिए हम भू कानून लाए हैं और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा काफी संतुलित तरीके से चल रही है। कई स्तरों पर इसकी समीक्षा हुई है। 1 माह और 14 दिन की यात्रा हो चुकी है, जिसमें लगभग 28 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दल 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं, उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी और साथ में लगभग 3.5 लाख फलदार वृक्षों का भी आपके द्वारा लोगों को बांटा जाएगा, स्थानीय लोगों को। वह भी निश्चित रूप से एक हमारे आर्थिकी के क्षेत्र में गाँव वालों की समृद्धि और उनके विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान देगा। और अन्य बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, वहाँ जाके हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो उसको मजबूती मिलेगी। दल 1032 किलोमीटर की है। देहरादून में आईटीबीपी की ओर से आयोजित सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने हिमाद्री 2025 का फ्लैग ऑफ समारोह की शुरुआत की। इस दौरान आईटीबीपी के वरीय अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी को सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान के शुभारंभ के मौके पर शुभकामनाएं दी। साथ ही जवानों के देशहित के प्रति सेवा को भी नमन किया। आईटीबीपी द्वारा सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देश की सीमाओं की रक्षा करने और स्थानीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये अभियान न केवल शारीरिक चुनौतियों को जोड़ते हैं, बल्कि सामुदायिक आउटरीच और पर्यावरण जागरूकता भी प्रदान करते हैं, जो आईटीबीपी की बहुमुखी भूमिका को प्रदर्शित करता है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रोत्साहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। तभी से आईटीबीपी दुर्गम हिमालयी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और समय समय पर नवाचार भी कर रही है। जैसा अभी बताया कि राज्य में आपके पास, राज्य में क्या पूरे ही बल के पास हमारी आर्मी से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, मतलब अनुपात में, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि सभी के साथ, जो भी हमारे केंद्रीय बल हैं, उनके साथ समन्वय के साथ जितना कामों को बढ़ाया जा सकता है, जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और आईटीबीपी के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो लॉन्च आया था, उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहाँ पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और भी जो भी चाहे वो माड़ा का लॉन्च हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो, ऐसे अनेक अभियान और समय समय पर आईटीबीपी के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से
कोई ना कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सेना को अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। जब लद्दाख की बात आती है, सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है या किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र की बात आती है, तो उस समय मुझे अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि मैंने अपना बचपन सेना के साथ में पला बढ़ा और मैंने देखा सैनिकों के बीच में, चूंकि मैं ऐसे परिवेश में पला बढ़ा जहां पर हर घर से सेना के अलावा कोई दूसरी सेवा में नहीं था और बहुत सारे लोग जो सियाचिन ग्लेशियर में ऊंची हिम शिखरों पर देश की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देते थे, उनको बर्फ की चोटियों में और बर्फ में काम करने के कारण से बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी। किसी के पैर काटने पड़ते थे, किसी के हाथ काटने पड़ते थे और बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको अच्छे जैकेट क्यों नहीं दिए जाते हैं, अच्छे बूट क्यों नहीं दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि लंबा कालखंड बीत गया, किसी को इस प्रकार की बातें ध्यान में नहीं आई, किसी भी सरकार को। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमारे सैनिकों के अच्छे उपकरण, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार सारे के सारे उपलब्ध करवाने का काम इस रिजीम में हुआ है और ये अपने आप में एक ऐसा कालखंड है जिसने सैनिकों का और सैनिक परिवारों का और हमारे सशस्त्र बलों का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आप सभी ने अभी हाल में देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया और इस अभियान के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। आज का भारत वो नहीं रहा जैसे पहले के समय में होता था। आप सब लोग जानते हैं भली भांति, पहले के समय में होता था, कोई घटना होती थी, कोई आतंकी हमला होता था तो केवल निंदा भर कर दी जाती थी, निंदा करी गई और इतिश्री कर दिया गया, ये हो गया काम जी, निंदा कर दी। और जो आज का भारत है, जो दुश्मनों का प्रतिकार भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन को अच्छे से बता दिया गया कि अब हम परमाणु बम की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है 11 सालों में कई ऐतिहासिक कार्य हुए, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ मौजूद हैं। निशंक जी, जिस तरह से 11 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, किस रूप में देख भी रहे हैं और किस तरह से उनके कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य भी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये 11 वर्ष का जो उनका कार्यकाल रहा है, ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम क्षण है, जब अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर के और देश से दुनिया की शिखर तक हिंदुस्तान ने अपने गौरव को बढ़ाया है। आप देखेंगे कि 2014 से पहले का हिंदुस्तान और 14 के बाद का आत्मविश्वासी हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्थापना के विकास का हो,
चाहे आर्थिक प्रबंधन का विषय रहा हो, चाहे वो नियोजन का विषय रहा हो, और चाहे वो विदेश नीति का विषय रहा हो। मोदी जी ने हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हो, गरीब कल्याण के क्षेत्र में हो, महिला उत्थान के क्षेत्र में हो, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम नहीं हुए हैं। और ये देश का सौभाग्य है, जो उनकी संकल्प शक्ति है, वो निश्चित उन्होंने सिद्धि तक उसको पहुंचाया है। ये छोटी बात नहीं है। तो ये जो 11 वर्ष का कार्यकाल है, ये 11 वर्ष का कार्यकाल बच्चा बच्चा भी अपने जहन में संजो करके और भारत माता की जय जयकार बोलने के लिए प्रेरित होता है। तो ये अपने में गौरव का विषय है। सर, सेवा सुशासन के ये 11 साल रहे हैं, इनको कैसे आप जनता तक पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं? देखिए, जनता ही जनता को पहुंचा रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम है ही जनता के। तो जनता तक पहुंचाने के इन केवल कामों बातों को नहीं पहुंचाना है, काम पहुंच चुके हैं, अब जनता उस पर चर्चा कर रही है। तो ये पहली बार हो रहा है कि किसी काम की चर्चा लोग केवल भाषण से नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो काम दिख रहा है, जो दिख रहा है वो अपने आप बोल रहा है। और वो सबसे बड़ी उपलब्धि इन 11 सालों की है। सर, महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस भी देखा गया, 33% आरक्षण भी दिया, और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो योजनाएं हैं, कितनी कारगर भी ये साबित होती हुई नजर आ रही है। नहीं, महिला जो सशक्तिकरण का आप देखेंगे तो तब और अब, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरीके से काम हुए हैं, वो बहुत ही अद्भुत काम हुए हैं। और मुझे लगता है कि यदि केवल महिला कल्याण पर हम चर्चा करेंगे तो घंटों तक उस पर चर्चा हो सकती है। कितने कानून बनाए, कितनी योजनाएं की, नीचे से लेकर ऊपर तक महिला सशक्तिकरण किस तरीके से हो सकता है, अद्भुत इतिहास रचा है। सर, उत्तराखंड से एक विशेष लगाव भी माना जाता है, देखा भी जाता है, उसको किस रूप में देखते हैं सर आप? देखिए, प्रधानमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री का लगाव और झुकाव हमेशा हिमालय की वादियों और घाटियों से रहा है। ये बड़ी बात है। और इसलिए जो हिमालय से विशेष करके उत्तराखंड से उनका लगाव रहा है, उसी का परिणाम है कि कितनी बार वो हिमालय में आ जाते हैं। जब उनका मन होता है तब वो केदारनाथ जी पहुंचते हैं, कभी बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं, कैलाश मानसरोवर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने पहले ही भी कहा था कि मैं, गंगा ने मुझे बुलाया है। तो गंगा का ये प्रदेश है, उसका लाभ राज्य को मिलता है। जब वो यहाँ आते हैं तो वो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। और निश्चित रूप में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनका विशेष स्नेह रहता है, और राज्य को विकास के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल सर, अक्सर देखा भी जाता है, कई योजनाएं देते हैं। बहुत योजनाएं देते हैं। यदि आप देश की आज़ादी के बाद देखेंगे तो कुल जितनी राशि देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड के विकास के लिए मिली होगी, वो अकेले इस 2014 के बाद इन 10 सालों में, 11 सालों में मिली। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि 11 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून जिले में एक बार फिर डेंगू पैर पसारने लगा है। डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शुरुआती दौर में ही डेंगू को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। आशाओं के द्वारा लगातार घर घर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि लार्वा को सर्च करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस भी इलाके में डेंगू से पीड़ित मरीज मिलता है, उस इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव व फॉगिंग कराई जाती है। लगातार जैसे ही डेंगू का हमने मई के स्टार्टिंग से ही तैयारियां यहाँ पे शुरू कर दी थी, और उसमें लगातार आशाओं के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे करना, जो हमारे डेंगू वॉलंटियर्स हैं, जो कि 100 यहाँ देहरादून में है नगर निगम और 40 ऋषिकेश नगर निगम में है, इनके द्वारा लगातार हाउस टू हाउस जाके सर्वे, लाइविसाइडल दवाई का स्प्रे करना और लार्वा को फाइंड आउट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये लगातार जो है वो कार्य वो किया जा रहा है। इसके अलावा जब भी कहीं लार्वा पाया जाता है या कोई केस पॉजिटिव पाया जाता है, तो हमारी जो नगर निगम की जो टीम है
उसके माध्यम से वहाँ पे लाइफसाइड दवा का स्प्रे कराया जाता है, फॉगिंग कराई जाती है और जिस घर में केस पॉजिटिव आ जाता है, उस केस को मच्छरदानी उपलब्ध कराना, ऑल आउट उपलब्ध कराना, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम उपलब्ध कराना, ये हमारी टीम जो आईजीएसपी की टीम है उसके द्वारा ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो लगातार मई माह से ही लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी तक जो अगर हम बात करें डेंगू की टोटल 90 केसेस जो हैं वो आए हैं, जिसमें लगभग 54 केसेस जो हैं वो हमारे देहरादून के हैं और अन्य केसेस जो हैं वो बाहर के हैं। तो स्थिति सामान्य है, कोई मोर्टेलिटी, कोई मृत्यु अभी इसमें देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी जिस तरह क्षेत्र और लोगों के बीच नदारद रहते थे और उन पर आरोप लगते थे, उसी तरह सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी पिछले 1 साल में पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन महंगाई चौगुनी गति से जो है बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़िए, हमारे उत्तराखंड में ही 85,000 पद जो है सरकार में खाली पड़े हुए हैं। जो चीज़ निशंक जी के लिए कही जाती थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। 1 रुपये का काम कहीं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, माननीय सांसद महोदय के निधि से नहीं लगा है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि जल जंगल को लेकर सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के ही जंगल को साफ करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे रोक लगा दी है और अब वन अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में नाला पानी क्षेत्र के जंगल में भूमाफियाओं ने अवैधानिक रूप से कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और हैरानी की बात तो ये है कि वन विभाग इस बात से पूरी तरह से बेखबर है। खलंगा मार्ग पर हल्द्वानी के पास स्थित 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में हरियाणा का एक व्यक्ति तारपाड़ के पास गेट लगा रहा है। अभी मैं देहरादून के खलंगा में मौजूद हूं और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ये पूरा वन आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर 40 बीघा जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट भी इसके लिए बनाया गया है और इसके आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर फेंसिंग भी की जा रही है और देख सकते हैं आप पेड़ों के किनारे किनारे यहाँ फेंसिंग चल रही है और यहाँ पे जो ये गेट लगाया गया था इसको अब यहाँ से स्थानीय लोगों ने हटा दिया है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के नालापानी स्थित खलंगा के जंगलों को बचाने के लिए वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि खलंगा के जंगलों पर भूमाफियाओं ने कब्जा करते थे। खलंगा के संरक्षित वन क्षेत्र में 40 बीघा भूमि पर तारपाड़ और गेट लगाकर कब्जा शुरू कर दिया है। इस राज्य में अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जहां पर हम एक पत्ता भी नहीं उठा सकते हैं, एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं, वहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कैसे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संलिप्त है, वन विभाग की भूमिका संलिप्त नजर आती है और पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें सांठगांठ नजर आती है माफिया के साथ। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमें जैसे ही सूचना मिली कि इस क्षेत्र में माफिया द्वारा रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं
और हमारे आने से पहले, क्योंकि हमने चेतावनी साफ दे दी थी कि हम इस गेट को उखाड़ेंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही यहाँ पे स्थानीय लोग इस गेट को उखाड़ फेंक चुके हैं। तो इसी तरह से हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। तारबाड़ करा रहे हरियाणा के रहने वाले अनिल शर्मा ने बताया, ये वन भूमि उन्होंने ऋषिकेश निवासी अशोक अग्रवाल से लीज पर ली है। 40 बीघा वन क्षेत्र पर कैंप बनाने की योजना है। हालांकि इस प्रकार से लीज व रजिस्ट्री के कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए। स्थानीय लोगों ने सरकार और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो उनकी संलिप्तता है इस क्षेत्र में, बिल्कुल और बिल्कुल। उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मैंने उनसे नंबर मांगा, उन्होंने मेरे को नंबर नहीं दिया। अच्छा मैंने कहा आप अशोक अग्रवाल के नंबर दीजिए। अच्छा। अगर उनको हमारा ये कहना है, अगर आपके माध्यम से मैं अशोक अग्रवाल जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको धन की बहुत कमी है, जी आपको पैसे की आवश्यकता है, जी। तो आपको पैसा इकट्ठा करके हम गाँव वाले देंगे। हम सब लोग आपको कितना पैसा चाहिए आप बताइए, हम आपको इकट्ठा करके देंगे, लेकिन इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप हमारे वनों को छोड़ दीजिए। अगर आपको पैसे की लिप्सा है, आपको पैसे की लालच है, तो हम पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र आपको इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा कर देते हैं। आप हमारे जंगल को छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पैसे की आपको इतनी लालच है तो हमारे जंगल, हमारे जमीन को आप किसी तरीके से हानि मत पहुंचाइए। बिल्कुल। हम आपको पैसा इकट्ठा करके देते हैं। हम कहीं से पैसा लाएंगे, आपको इकट्ठा करके देंगे, लेकिन इसे छोड़ दो आप। अजीब लगता है कि वनों की बात करने वाले ना तो विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक है और ना ही मंत्री जी को, लेकिन स्थानीय लोग इसे लेकर आक्रोशित हैं और सभी ने जंगल बचाने की गुहार लगाई है। खलंगा जंगल शहर के बीच में है, लिहाजा इस जंगल में अब कोई निर्माण होता है तो हजारों पेड़ काट दिए जाएंगे। जरूरत है मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।